नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम के साथ अपने करार को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। जबकि प्रशांत किशोर ने कई टीवी इंटरव्यू के दौरान इस बात को कहा है कि वे बंगाल चुनाव के बाद चुनाव प्रबंधन और रणनीति बनाने का काम छोड़ देंगे। इसका सीधा मतलब है कि दीदी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसके अलावा 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी होंगे। बीजेपी के ऐसे नेता जो विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को छोड़कर पार्टी में आए थे, उनके बीच घर वापसी की होड़ लग गई है। बीरभूम के इल्लम बाजार इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता सोमवार को टीएमसी के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और उन्हें पार्टी में वापस लेने की मांग करने लगे। इन सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से उन्हें पार्टी में वापस लिए जाने की गुहार लगा रहे थे। ऐसी घटना शायद आजाद भारत की राजनीति के इतिहास में पहली बार हुई है। हालांकि इन लोगों का संघर्ष कामयाब हुआ और धरना देने के बाद 50 बीजेपी कार्यकर्ताओं को टीएमसी में वापस शामिल कर लिया गया। मुकुल राय की वापसी और राजीव बनर्जी के टीएमसी नेता कुणाल घोष से मुलाकात करने के बाद बीजेपी आलाकमान इसे लेकर सक्रिय हो गया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को जब पार्टी के विधायकों के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की तो 24 विधायक गैर हाजिर रहे। अब बीजेपी आलाकमान परेशान हो गया है। ये 24 विधायक राज्यपाल से मिलने क्यों नहीं पहुंचे? इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि ये सभी टीएमसी में लौट सकते हैं। इससे ये भी सवाल खड़ा हुआ है कि क्या इन विधायकों को शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बनाया जाना अखरा है। उत्तर प्रदेश में भी सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। अब खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के 9 बागी विधायकों ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि ये सभी विधायक जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बता दें 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 19 विधायक जीते थे। इनमें से बाद में एक सीट पर बीएसपी उपचुनाव हार गई थी तो 18 विधायक बचे थे। हालांकि बीएसपी प्रमुख मायावती ने 11 विधायकों को अभी तक पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके बाद बीएसपी के पास अब केवल 7 विधायक हैं। हालांकि निष्कासित विधायकों को अभी तक अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तनहा को जमानत दे दी है। इन तीनों के खिलाफ पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर यूएपीए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। देवांगना और नताशा पिंजरा तोड़ आंदोलन की कार्यकर्ता हैं, जबकि आसिफ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले साल 23 फरवरी को दंगे शुरू हुए थे और ये 3 दिन तक चले थे। इस दौरान दंगाइयों ने वाहनों और दुकानों में आग लगा दी थी। इस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी और 581 लोग घायल हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने देवांगना, नताशा और आसिफ इकबाल तनहा को जमानत देते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक रूप से विरोध करने का अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच अंतर होता है। विरोध प्रदर्शन करना आतंकवाद नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि असंतोष को दबाने की कोशिश में विरोध करने के संवैधानिक अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की रेखा कुछ धुंधली होती जा रही है। यदि ये मानसिकता आगे बढ़ती है तो ये लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन होगा। नए आईटी कानूनों को लेकर ट्विटर और केंद्र के साथ चल रहे टकराव के बीच अब संसद की सूचना व तकनीकी स्थायी संसदीय समिति ने ट्विटर के अधिकारियों को 18 जून को पेश होने के लिए कहा है। इसके साथ ही संसदीय समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। इंडियन एक्सप्रेस ने संसद भवन से जुड़े एक सूत्र के हवाले से कहा है कि इस दौरान पैनल नए आईटी कानून और हाल ही में कुछ घटनाओं जिसमें मैनिपुलेटिव मीडिया विवाद और दिल्ली पुलिस द्वारा ट्विटर के अधिकारियों से नई गाइडलाइंस को लेकर पूछताछ को लेकर चर्चा करेगा। आज भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को पूरा 1 साल हो गया है। पिछले साल इसी तारीख 15 जून को गलवान घाटी में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि 1 साल बाद भी अभी स्थिति सुधरी नहीं है और रिपोर्ट्स यहां तक आ रही हैं कि इस बीच चीन रुका नहीं है और उसने एलएसी से अपनी ओर काफ़ी अधिक पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं इस बीच चीन ने डिवीजन कमांडरों के स्तर पर बातचीत का सुझाव दिया है। इस पर भारत विचार कर रहा है। ये सुझाव पैंगोंग त्सो से भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने के 4 महीने बाद आया है। इस सुझाव से पहले दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तरीय वार्ता हुई थी जो विफल रही। हालांकि डिवीजन कमांडर स्तर की वार्ता में मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व वाली टीमें शामिल होती हैं। ये कोर कमांडर स्तरीय वार्ता से अलग है जिसमें और अधिक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं।
चीन का सुझाव ऐसे समय आया है जब सीमा पर गतिरोध बना हुआ है और 9 अप्रैल को कोर कमांडर स्तर की वार्ता के बाद कोई प्रगति नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इटली के 2 नौसेना के जवानों के द्वारा भारत के मछुआरों की हत्या के मामले को बंद करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इटली की सरकार के द्वारा 10 करोड़ का मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है, इसलिए हमारा विचार है कि भारत में सभी कार्रवाई बंद करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। बता दें, साल 2012 में केरल के नजदीक दक्षिणी तट पर इटली के 2 नौसेना के जवानों ने भारत के 2 मछुआरों को गोली मार दी थी। उनका कहना था कि उन्होंने उन्हें समुद्री लुटेरा समझा था। बिहार में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में लागू पाबंदियों में राहत देने की घोषणा की है। इसके साथ ही अब बिहार में 16 जून से लेकर 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील दी गई है। इसके तहत सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे। दुकानें और प्रतिष्ठान 6 बजे तक खुली रहेंगी। नाइट कर्फ्यू 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक लागू रहेगा। देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझकर उबर रहा है। इस बीच कोरोना टीकाकरण को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय कोरोना टीका लगाने से बच रहा है। उनमें टीकाकरण को लेकर बहुत संशय है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जानबूझकर नाम ले रहा हूं कि हमारे देश में मुस्लिम समुदाय टीकाकरण से बच रहा है। उन्होंने कहा कि उनमें अभी भी झिझक है, आशंकाएं हैं और गलतफहमियां हैं। भारत में एक दिन में 60,471 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 75 दिनों में किसी एक दिन में दर्ज किए गए सबसे कम मामले हैं। इसके अलावा देश में एक दिन में 2,726 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 3,77,000 के पार हो गई है और कुल सक्रिय मामले 9,13,000 से ज्यादा हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।